हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11th और चैप्टर कौन सा है आपका, चैप्टर है आपका सेकंड। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी मैंने करा दिया, आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो चैनल की। ओके, तो सेकंड चैप्टर कौन सा है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल है और आपको समझना है अच्छे से। तो इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कैसे, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रारंभिक सिद्धांत। पृथ्वी की उत्पत्ति, विभिन्न दार्शनिक और वैज्ञानिकों ने क्या दी, परिकल्पनाएं दी है। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का था। इमैनुअल कांट के सिद्धांत को गणितज्ञ लाप्लास ने 1796 में संशोधित किया था और इसे उसने क्या कहा था, नीब्यूलर हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो ये नेबुला है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है बादल। जो ये नेबुला है, नेबुला का मतलब क्या है, बादल होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ग्रह एक युवा सूर्य से जुड़े पदार्थ के एक बादल से बने थे। देखिए, बादल से बने थे जो धीरे धीरे क्या था, घूम रहा था। अब बात करते हैं हम ग्रह परिकल्पना की। ग्रह की परिकल्पना क्या थी, तो 1900 में चैम्बरलेन और मॉल्टन, ये क्या थे, ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या माना कि घूमता तारा सूर्य के पास आ रहा है। जैसे ये क्या है, ये सूरज है, सन। ठीक है, तो ये एक तारा क्या है, सूरज के पास आ रहा है। ये वाला क्या है, यहाँ पे घूमता हुआ तारा आया, ये स्टार तारा क्या है, सूर्य के पास आ रहा है। और एक सिगार के आकार का विस्तार सौर सतह से अलग हो गया। सिगार के आकार का विस्तार मतलब सूरज से ये जो दिख रहा है ना, ये सिगार, सिगार मतलब एक लंबा सा हो गया, तो इसे सिगार कह दिया। सिगार के जो आकार का विस्तार है क्या हो गया, सूरज से अलग हो गया। देखिए मैंने लिखा है सिगार के आकार का विस्तार सौर सतह से अलग हो गया, सूरज से अलग हो गया। और जो ये सिगार के आकार का विस्तार था, ये सूर्य के चारों ओर यहाँ पे घूमती रही और धीरे धीरे ग्रहों में क्या हो गई, संघनित हो गई। सर जेम्स जीन्स और सर जेम्स और सर हेरोल्ड जेफरी ने इसका समर्थन किया और इन तर्कों को बाइनरी सिद्धांत भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम आगे कि 1950 में रूस में ऑटो श्मिट और जर्मनी में कार्ल विजास्कर ने नेबुलर हाइपोथेसिस को क्या किया, उन्होंने संशोधित किया। उन्होंने क्या माना, उन्होंने माना सूर्य सौर बादल से घिरा हुआ था और जिसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम के साथ क्या थी, धूल थी। कणों के घर्षण और टकराव की कहानी एक डिस्क के आकार का बादल बना और अभिवृद्धि की क्रिया के माध्यम से ग्रहों का क्या हुआ, ग्रह का निर्माण हुआ। बाद में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की समस्याओं को उठाया। अब आधुनिक सिद्धांत क्या आता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो यहाँ पे आ जाता है बिग बैंग थ्योरी, जो लोकप्रिय है। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी इसको कहते हैं। एडविन हबल ने क्या करा, 1920 में प्रमाण दिया, जिसे ब्रह्मांड की, उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है अभी। बिग बैंग थ्योरी क्या थी कि ब्रह्मांड बनाने वाले सभी पदार्थ छोटी गेंद के रूप में अनंत तापमान और अनंत घनत्व के साथ एक स्थान पर ही मौजूद थे। किसमें, छोटी गेंद के रूप में। अब इस छोटी गेंद में क्या होता है, एक हिंसक विस्फोट हुआ, इससे क्या हुआ, इससे बड़ा विस्तार हुआ और महाविस्फोट की घटना वर्तमान से 13.7 अरब साल पहले हुई थी। यह ऊर्जा पदार्थ में क्या हो गई, चेंज हो गई और बिग बैंग घटना के पहले ही 3 मिनट के अंदर पहला परमाणु बनना शुरू हो गया। वैज्ञानिकों का मानना था कि आकाश गंगाओं के बीच का स्थान बढ़ रहा है। बिग बैंग से जो है 3 लाख वर्षों के भीतर तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणु पदार्थ का जन्म हुआ। अब जो हायल वैज्ञानिक था, इसने क्या माना कि ब्रह्मांड का विस्तार नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी थ्योरी गलत सिद्ध हो गई थी। प्रारंभिक ब्रह्मांड में भी पदार्थ और ऊर्जा का वितरण नहीं था। एक आकाशगंगा, अब आकाशगंगा क्या होती है, आकाशगंगा मतलब मिल्की वे, इसमें बड़ी संख्या में तारे होते हैं। आकाशगंगाएं विशाल दूरी में फैली है, जिन्हें हजारों प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। आकाशगंगा का व्यास कितना है, 80,000 से 150,000 प्रकाश वर्ष है। और जो नेबुला, जो बादल के रूप में हाइड्रोजन गैस के संचयन से एक आकाशगंगा निर्माण शुरू होता है। हाइड्रोजन गैस के गुच्छे सघन मतलब बहुत आपस में चिपके हुए गैसीय पिंडों में विकसित होते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे तारों का निर्माण होता है। और तारों का निर्माण 5 से 6 अरब साल पहले हुआ था। अब प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष में कितने होते हैं, 9.4 × 10⁻12 किलोमीटर। प्रकाश वर्ष की बात करें तो तारों के बीच की दूरी, आकाशगंगा के बीच की दूरी को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं ग्रह का निर्माण। हमारे सौरमंडल के ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड एक विशाल घूमते हुए गैस और धूल के बादल से बने थे। कौन, ग्रह।
नेबुला, जो मैंने कहा बादल, नेबुला के भीतर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गैस और धूल के कण एक दूसरे से टकराने लगे और छोटे छोटे पिंडों में संगठित होने लगे। अब इन छोटे पिंडों को क्या कहा गया? इन छोटे जो पिंड है प्लैनेटेसिमल कहा जाता है, जो आगे चलकर बड़े पिंडों में चेंज हो गए और इन्हें क्या कहा गया? प्लैनेट, ग्रह कहा जाता है। हमारा सौरमंडल जो है इसमें कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। जिस नेबुला से हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ उसका पतन और कोण निर्माण लगभग 5 से 5.5 अरब साल पहले हो गया था। ग्रहों का निर्माण देखें तो लगभग 4.6 अरब साल पहले हुआ था। शुरू के 4 ग्रह को स्थलीय कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या है? पृथ्वी जैसा। स्थल की बात हो रही है क्योंकि वे चट्टान और धातु से बने हैं और उच्च घनत्व वाले हैं। जो बाकी के 4 ग्रह हैं उनको जोवियन या गैस जॉइंट कहा जाता है। जोवियन का अर्थ क्या होता है? जोवियन का अर्थ होता है जुपिटर। ये आकार में क्योंकि बड़े होते हैं और इनमें हीलियम और हाइड्रोजन भरी होती है। अगस्त 2006 तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसे बोना ग्रह, ड्राफ्ट प्लैनेट कहते हैं। चंद्रमा की बात करते हैं तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। 1838 में जॉर्ज डार्विन ने सुझाव दिया कि शुरू में पृथ्वी में घूमने वाले जो पिंड का निर्माण यही करते हैं और पूरा द्रव्यमान डबल बेल के आकार का शरीर बन गया, मतलब ये टूट गया। देखो कैसे, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, इसमें से क्या हुआ? अब जैसे इन्हें कहा ना प्रारंभ में पृथ्वी में घूमने वाले पिंड का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो ये पृथ्वी, ये क्या हुआ, इसमें से ये निकल गया चंद्रमा के आकार का। अब यहाँ से ये पूरा द्रव्यमान डबल बेल के आकार का बन गया और अंत में क्या हुआ? फिर यहाँ से ये टूट गया और चंद्रमा बन गया। अब कहा जाता है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जो ये था प्रशांत महासागर, इसको कहा गया, लेकिन यह सिद्धांत भी गलत बता दिया गया। चंद्रमा का निर्माण विशाल काय प्रभाव या जिसे बिग जो स्लैप्ट के रूप में वर्णित है, इनका परिणाम है। बात करते हैं मंगल ग्रह से 3 गुना आकार का एक पिंड पृथ्वी से टकराया। इसमें धरती के एक बड़े हिस्से को अंतरिक्ष में उड़ा दिया गया। फिर क्या हुआ? विस्फोटित सामग्री का यह हिस्सा तब पृथ्वी का परिक्रमा करता रहा और लगभग 4.44 अरब साल पहले वर्तमान चंद्रमा बना। तो चंद्रमा ऐसे बना है। पृथ्वी का विकास कैसे होता है? प्रारंभ में पृथ्वी ग्रह बंजर थी, चट्टानी और गर्म वस्तु थी। हाइड्रोजन और हीलियम का वातावरण था। कुछ परिवर्तन हुए और पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में पानी और जीवन के अनुकूल वातावरण हो गए। पृथ्वी अनेक स्तरों की संरचना है। जैसे पृथ्वी के क्या आपको पता है लेयर होती है, क्रस्ट, मैंटर, आउट कोर और इनर कोर। अब स्थलमंडल का विकास कैसे होता है? स्थलमंडल मतलब लिथोस्फीयर। पृथ्वी प्रारंभिक चरण में अस्थिर अवस्था में थी। घनत्व में इसमें वृद्धि होती है तो अंदर का तापमान बढ़ता है और भारी सामग्री पृथ्वी के केंद्र की ओर हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठने लगती है। फिर क्या हुआ? बाद में पृथ्वी ठंडी हुई और छोटे आकार में हो गई, संघनित हो गई। फिर चंद्रमा का निर्माण होता है। चंद्रमा के निर्माण के दौरान क्या होता है? पृथ्वी बहुत गर्म होती है और अलग परतों में बट जाती है। अब बात करते हैं वर्तमान वातावरण के विकास में 3 चरण होते हैं। पहले चरण मौलिक वातावरण के नुकसान से होता है। सौर हवाओं ने हाइड्रोजन हीलियम के वातावरण को क्योंकि छीन लिया, तो नुकसान की बात इसलिए कह रही है। दूसरे चरण में पृथ्वी के गर्म आंतरिक भाग ने वायुमंडल के विकास में योगदान दिया और गैसों को बाहर निकाला। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डीगैसिंग कहते हैं। अंत में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से वातावरण की संरचना को संशोधित किया। पृथ्वी के बनने के 500 मिलियन वर्षों के अंदर ही क्या हुआ? पृथ्वी के महासागरों का निर्माण हुआ। महासागर 4000 मिलियन वर्ष पुराने, याद रखना है ये बात। 3800 मिलियन वर्ष पहले जीवन का विकास हुआ। बात करते हैं जीवन की उत्पत्ति। पृथ्वी के विकास का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं। तो चैप्टर हो जाता है आपका खत्म। स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, वीडियो को पॉज करना है, अपने नोट्स बना लेना है। चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, इसे थ्योरी वाइज आपको ऐसे समझना होगा। चैप्टर में थोड़ी सी लैंग्वेज भी ऐसी हो, इसलिए मैंने आपको एक स्टोरी की तरह समझाया है ताकि आपको इजीली समझ आ रहे। आपको क्या करना है? वीडियो को देखना है, समझना है, अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और चैप्टर आपको बुक से भी रीड कर लेना है, ठीक है। उससे क्या होगा? आपको अच्छी तरह से हो जाएगा कि बुक की लैंग्वेज थोड़ी हार्ड लगेगी, फिर आप नोट्स देखोगे ना तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक करनी है, वीडियो शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर।